हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, कागा की छतरी का संबंध किस जिले से है। यानी कि दोस्तों, कागा की छतरी है उसका संबंध किस जिले से रहने वाला है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो देखो जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और 4 नंबर ऑप्शन है जैसलमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है जोधपुर। कागा की छतरी का संबंध यानी कागा की छतरी है वो किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो कागा की छतरी है जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर है, जोधपुर के नज़दीक ही है। और यहाँ पर जोधपुर के जो राज परिवार थे ना, उनकी 150 छतरियाँ बनी हुई हैं। कुल कितनी छतरियाँ यहाँ पर 150 छतरियाँ बनी हुई हैं। और इसको कागा छतरी क्यों कहते हैं, कागा की छतरियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऋषि था काग भुसंडी नाम का एक ऋषि था। वहाँ पर इसकी तपोभूमि है, वहाँ पर इसकी क्या है, तपोभूमि है, इसलिए इसे कागा की छतरियाँ कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। कागा की छतरियाँ कहाँ पर है, जोधपुर में है। उसके बाद में अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन है, चारबाग किस शहर में स्थित है। चारबाग है वो किस शहर में स्थित है। 1 नंबर बूंदी, दूसरा नंबर है उदयपुर, तीसरा अजमेर और 4 नंबर पर अलवर। तो इसका जो सही आंसर है ना वो क्या रहने वाला है। चारबाग है वो किस शहर में है। तो चारबाग दोस्तों बूंदी में है और कोटा में भी है, बूंदी में भी है और कोटा में भी है। तो जो कोटा के अंदर जो चारबाग बना हुआ है ना, वहाँ पर हाड़ा जो शासक थे ना, हाड़ा शासक, उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। तो कोटा में हो जाएगा हाड़ा शासक। उसके बाद में बूंदी की बात करें तो बूंदी में जो चारबाग है उसे केसर बाग भी बोला जाता है। क्या नाम है, केसर बाग भी बोला जाता है। जो बूंदी के अंदर चारबाग बना है उसे केसर बाग भी कहते हैं। और यहाँ पर बूंदी के अंदर है वो 66 छतरियाँ बनी हुई हैं, 66 छतरियाँ हैं वो चारबाग बूंदी के अंदर केसर बाग के अंदर बनी हुई है। और दिव्यांगजन जो राजा थे ना उनकी छतरी है 66 छतरी। ठीक है, तो चारबाग कहाँ पर है, कोटा और बूंदी दोनों में है। बूंदी के अंदर 66 छतरियाँ बनी हुई हैं। दिव्यांगजन जो राजा थे उनकी छतरियाँ 66। और बूंदी के अंदर जो चारबाग है उसे केसर बाग भी बोलते हैं। कोटा के अंदर जो चारबाग है वहाँ पर जो हाड़ा शासक थे उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चारबाग वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि देवी कुंड सागर छतरियां कहाँ पर है। देवी कुंड सागर की छतरियां हैं वो कहाँ पर है। 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर पर है बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देवी कुंड सागर है वो कहाँ पर है, देवी कुंड सागर उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर में। देवी कुंड सागर कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर से लगभग 5 मील दूर यानी 5 मील दूर के अंदर है बीकानेर से। और कल्याण सागर बना हुआ है उसके पास में है, कल्याण सागर के पास में है। ध्यान रखना है आपको, किसके पास में है, कल्याण सागर के पास में है देवी कुंड सागर। और यहाँ पर जो बीकानेर के राजघरानी हैं उनका शमशान घाट है। देवी कुंड सागर है ना, यहाँ पर क्या है, शमशान घाट है। बीकानेर के जो राजघराने थे, राज परिवार था, उनका एक शमशान घाट है, वो है देवी कुंड सागर के पास में। तो वहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो सूरजमल है ना, एक चीज़ और ध्यान रखो, सूरजमल, सूरजमल की छतरी है वो संगमरमर से बनी है। एक राजा था सूरजमल, ठीक है, संगमरमर, संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है सूरजमल की जो छतरी है वो संगमरमर की बनी हुई है। और देवी कुंड सागर है वो बीकानेर जिले के अंदर है और 5 मील दूर है बीकानेर से और कल्याण सागर के पास में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण है, देवी कुंड सागर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। 1 नंबर चित्तौड़गढ़ किला, 2 नंबर आमेर किला, 3 नंबर कुंभलगढ़ किला और 4 नंबर पर अचलगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर क्या होगा। कुंभ श्याम मंदिर है वो किस किले में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर है वो किस किले में स्थित है। 1 नंबर चित्तौड़गढ़ किला, 2 नंबर आमेर किला, 3 नंबर कुंभलगढ़ किला और 4 नंबर पर अचलगढ़ का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। यानी कुंभ श्याम मंदिर है ना वो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो कुंभ श्याम मंदिर बनाया गया है ना, ये विष्णु का तीसरा अवतार है, वराह
वराह है, ठीक है, वराह मंदिर है, क्योंकि ये विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है वराह को, और उसका मंदिर है कुंभश्याम मंदिर। इसका निर्माण है ना कुंभश्याम मंदिर का, वो 1449 ईस्वी के अंदर कुंभा के द्वारा कराया गया था। कुंभा के द्वारा 1449 ईस्वी में कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसकी शैली की बात करें तो इसकी शैली है इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन शैली है कुंभश्याम मंदिर की। कुंभश्याम मंदिर बनाया गया है कुंभा के द्वारा 1449 ईस्वी में, और जो इंडो आर्यन शैली है उसके द्वारा बनाया गया है। कुंभश्याम मंदिर भी बोलते हैं इसको, कुंभश्याम मंदिर भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो गुरुड़ की एक मूर्ति है, ध्यान रखना आप, गुरुड़ की जो मूर्ति है ना वो कुंभश्याम मंदिर में ही है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है वराह, उसका मंदिर है कुंभश्याम मंदिर। इसे कुंभस्वामी मंदिर भी कहते हैं, और कुंभा के द्वारा 1449 ईस्वी में बनाया गया था, इंडो आर्यन शैली में बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1 नंबर विजय सिंह पथिक, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट, और 4 नंबर पर है रामनारायण चौधरी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि बेंगू किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो है रामनारायण चौधरी। 4 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। और जो बेंगू किसान आंदोलन है ना ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था अप्रैल 1921 में। अप्रैल 1921 में बेंगू कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में ही। और इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। और किसके कहने पर किया था, विजय सिंह फतीक के कहने पर, विजय सिंह फतीक के कहने पर बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। और जो ठाकुर अनूप सिंह थे ना उन्होंने किसानों का समझौता किया था। और इन्होंने जो सरकार थी ना मेवाड़ की सरकार, बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में है ना, तो मेवाड़ सरकार ने एक इस जो समझौता किया था ठाकुर अनूप सिंह ने, उस समझौते को वोल्शेविक समझौता कहकर के अस्वीकार कर दिया था। और बात करें 13 जुलाई 1923 की, तो 13 जुलाई 1930 को गोविंदपुरा में किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, उसमें गोलियां चला दी गई थी सरकार के कहने पर, जिसमें रूपाजी और करपाजी शहीद हो गए थे, ये आपको पता होगा। तो इसमें रूपाजी और करपाजी शहीद हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। बेंगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था विजय सिंह फतीक के कहने पर। अप्रैल 1921 की बात हो रही है। वो ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों का समझौता किया और एक सम्मेलन बुलाया था जिसको वोल्शेविक समझौता कहकर के सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। और 13 जुलाई 1930 को क्या हुआ था, रूपाजी और करपाजी शहीद हो गए थे, सरकार के कहने पर गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है बेंगू किसान आंदोलन। उसके बाद में देखो माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर राजसमंद और 4 नंबर पर है प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माही जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और माही नदी के बारे में आपको पढ़ना है तो अलग से आप पढ़ सकते हो। माही नदी है वो राजस्थान के अंदर उल्टे यू आकार से रहती है। इसका जो स्थान है जो उल्टे यू आकार से घूमती है राजस्थान के अंदर, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये माही जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है माही नदी, और ये राजस्थान प्लस गुजरात दोनों जिलों में बहती है, गुजरात दोनों जिलों के अंदर ये बहती है। और यहाँ पर जो बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर परियोजना, माही सागर बांध बनाया गया है ना, माही बजाज सागर बांध, ठीक है, सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बनाया गया है माही नदी के ऊपर, जिसमें 140 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, माही जल विद्युत परियोजना है ना, यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है जहाँ पर 140 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर है माही जल विद्युत परियोजना, और राजस्थान और गुजरात की दोनों के अंदर ये माही नदी है वो प्रवेश करती है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उल्टे यू आकार से ये राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है।
राजस्थान के अंदर जो जामरकोटड़ा क्षेत्र है ना, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो 1 नंबर सीसा जस्ता के लिए, 2 नंबर मैग्नीज के लिए, तीसरा रॉक फॉस्फेट के लिए और 4 नंबर पर है चांदी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो क्या होगा? जामरकोटड़ा क्षेत्र राजस्थान का किस लिए जाना जाता है? रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। और जामरकोटड़ा जो स्थान है ना, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। जामरकोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में है और रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। उसके बाद में देखो, उदयपुर के अंदर कुछ और भी स्थान है। एक तो दक्कन है, कोटरा है, नीमच माता है, बिसासम है, बेलागढ़ है, भिंडर है और जैसलमेर में भी है। जैसलमेर के कुछ स्थान में बोल रहा हूँ, जैसलमेर के अंदर भी रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। बिरमानिया लाठी सेल समूह है, वहाँ पर पाया जाता है। और जयपुर ग्रामीण में, अचरोल में, बांसवाड़ा में इसका रासायनिक खाद बनाने के लिए काम में लिया जाता है रॉक फॉस्फेट। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट के लिए उदयपुर महत्वपूर्ण है, वो भी स्थान है इसका जामरकोटड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है वो है 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? 1730 के अंदर राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण खेजड़ली आंदोलन हुआ था जोधपुर में। ये किस लिए हुआ था? 1 नंबर जल संरक्षण के लिए, 2 नंबर वन संरक्षण के लिए, 3 नंबर नदी संरक्षण के लिए और 4 नंबर पर मृदा संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1730 में राजस्थान में जोधपुर जिले के खेजड़ली आंदोलन किसके लिए है? वो है वन संरक्षण के लिए। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण समाज रहने वाला है वो है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। विश्नोई संप्रदाय के द्वारा यहाँ पर जो अमृता देवी थी ना, उन्होंने बलिदान दिया था। और इस जो बलिदान को क्या कहते हैं? इस बलिदान को कहते हैं साका खड़ाना। साका खड़ाना बोला जाता है। जो बलिदान दिया था 1730 में अमृता देवी ने, उस बलिदान को साका खड़ाना कहते हैं। वो प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र मेला लगता है यहाँ पर। प्रतिवर्ष क्या आता है? विश्व का एकमात्र मेला लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। क्या आपको ध्यान रखना है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को एकमात्र विश्व का प्रतिवर्ष मेला लगता है। और 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और पहली बार है ना 1978 के अंदर खेजड़ली दिवस मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस मनाया गया है। और 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। वन संरक्षण के लिए खेजड़ली आंदोलन जाना जाता है। अमृता देवी ने 1730 के अंदर अपना बलिदान दिया था। उस दिन के बाद में 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। वो खेजड़ली गांव है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 1 नंबर पर है 25 सेमी की, 2 नंबर 50 सेमी की, 3 नंबर 100 सेमी की और 4 नंबर पर 150 सेमी की। तो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करने वाली या दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 1 नंबर 25, 2 नंबर 50, 3 नंबर 100 और 4 नंबर 150। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो रहने वाला है 50 सेमी। 50 सेमी समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। इस तरह से राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और उसके बाद में मैं बात करूं कि ये जो रेखा है ना, ये लगभग अरावली के नज़दीक से गुजरती है। अरावली लगभग राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और ये अरावली के ना पश्चिम के क्षेत्र के पास में से गुजरती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। और ये मरुस्थल का जो पूर्वी क्षेत्र हिस्सा है ना, मरुस्थल जहाँ पर खत्म होता है पूर्वी की तरफ, वहाँ से ये रेखा गुजरती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये मरुस्थल के पूर्वी सीमा के नज़दीक से गुजरती है और अरावली के पश्चिम से ये समवर्षा रेखा गुजरती है। इसी के साथ में एक और दे रखा है इसके अंदर 25 सेमी वर्षा रेखा। ये राजस्थान के कहाँ से गुजरती है? ये राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, वहाँ से ये गुजरती है और राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो एक तो शुष्क हो गया, जो सबसे अधिक मरुस्थल है वो पश्चिम की तरफ हो गया, और एक पूर्वी जो मरुस्थल है वो हो गया
अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक तो शुष्क मरुस्थल हो गया, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होगी? 25 सेमी समवर्षा रेखा। इसी के साथ में इसमें नहीं लिखा, एक 10 सेमी समवर्षा रेखा और होती है। 10 सेमी समवर्षा रेखा है ना, ये जैसलमेर से ही गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर से गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर से गुजरती है और भारत और पाक सीमा के पास में गुजरती है, भारत पाक सीमा के पास से गुजरती है 10 सेमी समवर्षा रेखा। आपको पता चल गया होगा, 50 सेमी तो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 25 सेमी है वो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, और 10 सेमी है ये जैसलमेर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पास से गुजरती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है? 1 नंबर जोजरी, 2 नंबर सूकड़ी, 3 नंबर गुइया और 4 नंबर पर है मंडा। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो मंडा होगा, क्योंकि मंडा नदी है ना वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। जोजरी है, सूकड़ी है, गुइया है, ये लूणी की सहायक नदी है, लेकिन मांडा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अंदर हम बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी का जो क्षेत्रफल रहने वाला है वो है 10.40% भाग पर लूणी नदी प्रवाहित होती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और लूणी के नदी के अंदर एक प्रदूषण होता है, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदूषण किससे होता है? तो रंगाई छपाई का जो उद्योग है पाली जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर जो रंगाई छपाई के जो उद्योग है ना, उन उद्योगों से जो पानी निकलता है, गंदा पानी, वो लूणी नदी में डाला जाता है। इस कारण लूणी नदी है वो अधिक प्रदूषित होती है उस उद्योगों के कारण। और ये जो लूणी नदी है कहाँ से निकलती है? लूणी नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, नागपाड़ से अजमेर से निकलती है लूणी नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्गम स्थल है ना वो सागरमती या सरगामती दोनों भी कहते हैं, और बालोतरा तक तो इसका पानी क्या रहता है? मीठा रहता है, बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। उसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं? मीठी खारी नदी भी कहते हैं, मीठी खारी नदी भी कहते हैं, और मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, और मीठी खारी नदी भी कहते हैं। ये दो नाम इसके उपनाम हो गए। और प्रवाह क्षेत्र जो बहने वाला क्षेत्र है ना मरुस्थल के अंदर, उसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश में बहती है ये नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, गोडवाड़ प्रदेश महत्वपूर्ण रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब की बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसमें लूणी नदी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 10.40% भाग पर ये नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो जालोर के किस राजपूत वंश का अंत किया था? 1 नंबर गुहिल वंश, 2 नंबर राठौड़ वंश, 3 नंबर कछवाहा वंश और 4 नंबर पर सोनग्रा चौहान वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर पर दे रखा है ना, सोनग्रा चौहान वंश थे ना। बात करें हम खिलजी अभियान की, तो अलाउद्दीन खिलजी अभियान के अंदर जालोर के अंदर 1311 की बात है, 1311 ईस्वी के अंदर यहाँ का जो शासक था एक तो कानड़ देव, और उसकी जो पत्नी थी ना उसका क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम है जेतल था, कानड़ देव प्लस जेतल हो जाएगा। और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सोनग्रा चौहान कानड़ देव को हराया था 1311 में, और इसके सेनापति थे ना जेता देवली और बीका दैया वाला वो सिस्टम है इसके अंदर। बीका दैया ने वो गोरक्त मिला दिया था तालाब के अंदर, और पूरा पानी है वो रक्त डाल दिया था उसके अंदर, जो गाय का जो रक्त होता है वो डाल दिया था उस तालाब के अंदर, तो पूरा पानी लाल हो गया था। उस कारण से इन्होंने अपने गेट खोले थे और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और उसके बाद में एक चीज और है इसके अंदर, जालोर किले का नाम क्या रखा था? जालोर था ना, जालोर किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद में क्या रखा था? जलालाबाद। एक तो चित्तौड़गढ़ का और एक किसका आपको ध्यान रखना है, जलालाबाद है ना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ का, और इसका नाम रखा था जलालाबाद, जालोर का जलालाबाद नाम रखा था। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद भी बनाई थी, अपनी मस्जिद भी बनाई थी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सोनग्रा चौहान थे कानड़ देव, और उनकी पत्नी का नाम था जेतल। 1311 ईस्वी में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इस राजपूत वंश को हरा दिया था, इसका अंत कर दिया था। और जेता देवल इसके सेनापति थे। बीका दैया ने विश्वासघात किया था, उस वजह से
तालाब है वो रक्त से भर दिया था इन्होंने। तो इस वजह से इन्होंने गेट खोले और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और 1311 में यहाँ पर जैतल जो रानी थी उन्होंने जोहर किया था और कन्नड़ देव की युद्ध के अंदर है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, जलालाबाद नाम रखा था उसके बाद में इससे दुर्ग का। तो आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट में बताना है। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।